हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो जनगणना 2011 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट या ट्रेंड में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है, और अमेरिका 1790 में 10वीं जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। वह 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोग प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि ऋणात्मक कितना -0.31% हो गई, और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। दोस्तों, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया, उसको आप लोग A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977 यानी कि एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष की बात की जाए तो 51.47% है, तथा महिलाओं की बात की जाए तो 48.53% है। क्रम से सारी चीजें आपको कंप्लीट करवा रहे हैं दोस्तों, आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिएगा। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक समय द्वारा जहाँ पे उठा लिया जाता है, उनको वहीं पे हर ट्रेंड से दोस्तों A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आपके एग्जाम्स में जो आपका पूरा स्टैटिक जीके, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का आपका पूरा वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके
30 PDF में इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा क्या दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। अगला पॉइंट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है, ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ध्यान रखेंगे। जो भी डाटा हम लोग उठाएंगे दोस्तों वहीं पे राज्यों के सबसे ज़्यादा सबसे कम देखेंगे और फिर दोस्तों क्रम से हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के भी डाटा को पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो दोस्तों मेघालय है, कितना यहाँ का 27.95%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है, कितना यहाँ का -0.6%। अब इसी के साथ दोस्तों आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है, कितना यहाँ का 55.9%। एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 6.3%, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे पहले राज्य में आप लोग कलेक्ट करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों तो बिहार है, कितना यहाँ का 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना यहाँ का 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना यहाँ का 46, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है, ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है, कितना यहाँ का 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी, कितना यहाँ का 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन एवं दीव है, कितना यहाँ का 618। क्रम से आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोट लगा हुआ है, इसको देखिए पुनः इससे रिलेटेड डाटा को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आप लोग शिशु लिंगानुपात को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत का शिशु लिंगानुपात देखिए तो 919 है। अब राज्य में कलेक्ट कीजिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है, कितना का 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा, कितना का 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली, कितना यहाँ का 871। हर डाटा हर फैक्ट व कंटेंट को दोस्तों आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस की वीडियोस के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला नोट देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है, 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति दोस्तों किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी आप लोग दोस्तों साक्षरता लिटरेसी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले भारत की साक्षरता तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। रट के रखेंगे, ये सारे ऐसे डाटा है दोस्तों, कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, केवल बार बार दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में आप देखेंगे ये रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा। अब राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल है, कितना का 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य तो बिहार है, कितना का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना का 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली, कितना है का 76.2%, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला डाटा क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। कितना 90% ग्रामीण साक्षरता दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या है यहाँ की।
और एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य देखेंगे तो गोवा है, कितना यहाँ का 37.8%। अब इसी फैक्ट को पलट दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछा जाए तो गोवा है, कितना है 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला दोस्तों राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 10%। क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। अब यही फैक्ट दोस्तों आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो क्या कह रहा है डाटा हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितना का 37.7%। आगे बढ़िएगा, पॉइंट क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है। सबसे पहले कुल संख्या देख लीजिए तो कितनी है, 20.14 करोड़ है। अब किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है वो कलेक्ट कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, कंप्लीट रहेंगे। और इसी के साथ प्रतिशत में देख लीजिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना है 31.9%। ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट इसी के साथ जुड़ा है, देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला हमारा डाटा क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों देश में अनुसूचित जनजात यानी अब एसटी की बात हो रही है। सबसे पहले कुल संख्या देख लीजिए तो 10.43 करोड़ है। अब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किस में ज्यादा है कलेक्ट कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजात जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। प्रतिशत में तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना है का 94.8%। एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना से इतने डाटे दोस्तों आप लोगों को कलेक्ट रखने ही होंगे। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा जो 2021 की जनगणना का डाटा है उसको भी आप लोग यहीं पे कंप्लीट कीजिए। हालांकि आप लोग जानते हैं दोस्तों इस जनगणना अभी तक हो नहीं पाई है, लेकिन संभावित है दोस्तों कि 2025 में करा ली जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है। 2021 की जो जनगणना होगी दोस्तों वो भारत की 16वीं जनगणना होगी और इनके जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी रहेंगे। नेक्स्ट 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2021 की जनगणना का भारत में दोस्तों पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इतना ये भी आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग जीके के अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन दोस्तों नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण ये दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लग चुकी हैं, कई वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसीलिए दोस्तों इसे डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और आपका पूरा मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को और उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीए 2025 आ रहा है, जीडी आपकी लगी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 का एग्जाम डेट भी लग चुका है, एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी, ऐसे बहुत सारी आपकी वैकेंसीज हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया, भारत की पंचवर्षीय योजना। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे कंटेंट बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं। तो दोस्तों ये टू जेड कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी।
करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए दोस्तों, इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। अगला पॉइंट है आपका, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था और जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का था। आप लोग जानते हैं, अब प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की भी बात हुई तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप कलेक्ट कीजिए। पहला पॉइंट, योजना आयोग का गठन ध्यान रखेंगे 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, जरूर ध्यान रखेंगे, किया गया था। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, आप लोग जानते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये सब आपकी बेसिक चीजें थी, अच्छे से आप लोगों को कलेक्ट करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो हमारी भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। थोड़ा सा नोट यहाँ से देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना पूरी तरह से कंप्लीट रहेंगे। बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। अब यहाँ से जो दोस्तों कंटेंट बनते हैं आप कलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके दोस्तों चलने हैं। आगे बढ़िएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, तो मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कंटेंट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिएगा, पहला पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। हजारों हजार बार ये सारी चीजें पूछी गई हैं, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट है आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब कब, तो 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। कंप्लीट रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, बात की जाए चौथी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो मॉडल की बात की जाए तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर बनते हैं, कंप्लीट कीजिएगा। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, बात की जाए दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। आपका सुपर क्वेश्चन रहता ही है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। नेक्स्ट, बात की जाए छठी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो समाधि थी इसकी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से जितने भी फैक्ट बनते हैं सुपर कंटेंट है दोस्तों, आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो भी छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिव रमन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा पॉइंट हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना समिति की बात की जाए दोस्तों तो 1985 से लेकर 1990 तक मुख्य उद्देश्य था इसका रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों समिति थी इसकी 1992 से 97, मुख्य उद्देश्य था इसका मानव संसाधन का विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समिति थी इसकी 1997 से 2002, मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की तो समय थी इसकी 2002 से 2007, मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों समय थी इसकी 2007 से 2012, मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। लास्ट ही दोस्तों आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समय थी 2012 से 2017, मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। पंचवर्षीय योजना को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट रखने, इसके बाद में आप लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। आप लोगों को कमेंट करके बताने होंगे दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या लग गया दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। ये भी आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आप जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े जितने भी क्वेश्चन A to Z बेसिक से लेकर बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। हर पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। संविधान की 11वीं सूची में इनका वर्णन है। टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब 4 क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग यहाँ से कंप्लीट कीजिए। पहला ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में है। नेक्स्ट ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 में और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेगा। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी दोस्तों जितनी भी समितियां हैं अलग अलग ट्रेन से दोस्तों हटाने के लिए भी पूल आता है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो कंप्लीट आपको रखने हैं। पॉइंट है आपका पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां, तो हनुमंत राव समिति दोस्तों इसी से रिलेटेड है, 1983 में गठित हुई। GBK राव समिति दोस्तों 1985 में गठित हुई। LM सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति आपका सुपर रहता है 1957 में गठित हुई। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई और थुंगन समिति दोस्तों 1989 में गठित हुई। ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अब 4 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा पहला है ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा
विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारत के जो मुख्य पदाधिकारी दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर रखनी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष। टॉपिक है दोस्तों क्वेश्चन के हमारे, भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधी तथ्य। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। अब एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न भारत के पदाधिकारियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनकी न्यूनतम आयु सीमा दी गई। बात की जाए राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों, तो न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, और साथ में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा भी 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा दोस्तों अध्यक्ष के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के लिए दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे। अभी पे दोस्तों 2 फैक्ट आप लोग और भी कंप्लीट कर लीजिए। क्या है दोस्तों? मतदान करने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष, और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी टॉपिक सेट करते हैं तो वीडियो आपका लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।